यूपी में निकली है फार्मासिस्ट की बम्पर भर्तियां, पर सबसे बड़ा उसके साथ भी एक डाउट भी आ गया है। दूसरा एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बी और डी, और पहला स्थायी है कि अस्थायी, भाई मतलब टेम्परेरी है कि परमानेंट, ये वाला जो डाउट है, ये दोनों डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं, ये 560 वैकेंसी टोटल निकली है और पैट के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। मतलब जिन्होंने भी अभी 2025 वाला पैट दिया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के पहले की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी डाउट है कि है। ठीक है, और जाते जाते एक चीज और देखते जाओ कि फीस 25 रुपए लगेगी इस फॉर्म को भरने की, और कुछ भी फीस नहीं लगने वाली अब भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। हाँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जिसके बारे में एक सबसे बड़ा डाउट है कि इसमें लिखा हुआ है कि ए कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट फॉर द सर्विस मस्ट बी पोजेसेस द डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब मस्ट मतलब होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड मस्ट आल्सो बी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल यूपी। मतलब उसका पहली बात है डिप्लोमा होना चाहिए, और प्लस उसका फार्मेसी नर्सिंग फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बार बार पता नहीं क्यों बाई मिस्टेक नर्सिंग कहा जा रहा है मुझे, है ना। फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये प्रेफरेंस है तो दैट्स टू बी ओके। अगर आप जैसे कि अग्निवीर वगैरह उसमें तो वो चीज़ है, उसका आपको या क्रेडिट कोर का बी सर्टिफिकेट तो मिलेगा। मेन मैटर ये है कि भाई इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल है और डिग्री वाले एलिजिबल हैं या नहीं, या भर सकते हैं नहीं। देखो मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है अभी प्रेजेंट वो आपको पहले बताता हूँ। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी या फिर ऑल या इससे रिलेटेड कुछ हो, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, उसमें सीधा है यस, अगर डिप्लोमा है तो यस, नहीं तो नो। दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक, यस या नो। अगर आप ये दोनों नो करते हो या इन दोनों में से एक भी नो करते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये चीज आप माइंड मेकअप कर लो। ठीक, दूसरी बात कि भाई ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, तो वो तो थोड़ा प्लस में ही हो गया, तो उसको इनएलिजिबल कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। अब ये चीज आप सिचुएशन ले सकते हो कि रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये तो बात की बात है। अभी प्रेजेंट ये है कि अगर कोई, हाँ एक चीज और ये है, एक सीन ये था कि अब इसके रिगार्डिंग मेल एल तो डाल दिया, मेल के रिगार्डिंग जो प्रोसेस करनी थी वो तो कर चुका हूँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। पहली बात आपको क्लियर कर दूँ, कुछ वीडियो में पहले में आपने देखा होगा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने मेल के रिगार्डिंग कुछ इंटीमेशन करने का प्रयास किया है और भी लगभग 10-15 मेल के थ्रू किया है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो जो नहीं आया वो जस्ट टू बी एग्जैक्टली, है ना। दूसरा सीन ये कि क्या हम फॉर्म भर देंगे रिजेक्ट हो जाएगा। देखो एक बात ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बी वाले फॉर्म ये करके भर देते हैं कि यस इन डिप्लोमा, ठीक है, तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। आप रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन कह सकती है, मतलब उस समय की सिचुएशन कह सकती है कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरा ये है कि सबसे पहली बात है कि आप फॉर्म भर दोगे, फिर उसके बाद एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा वो आपके पैट के नंबर पे डिपेंड करता है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मतलब अब ये सिलेक्शन प्रोसेस चल कैसे रहा है। देखो सबसे पहले जो इसमें आप अभी जो फॉर्म भर दोगे वो 25 रुपए फीस दे दोगे, वो है ना, उसको आप जब फीस कर दोगे, इसमें जितने कैंडिडेट आएंगे, मान के चलते हैं 100 कैंडिडेट आएंगे, अब इनका जो एवरेज मार्क्स होगा, ठीक है, कि मतलब जिसमें उन जो वैकेंसी है 560, ठीक है, इसका 15 गुना कैंडिडेट, ये जो कैलकुलेशन आती है, एक जो प्रैक्टिकल जो उन्होंने नोटिस में दिया गया वो, ठीक है, बाकी 45 गुना कर दें वो उनकी इच्छा, जैसे लेखपाल में किया गया। ठीक, तो अगर 15 गुना करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आता है उतने कैंडिडेट जिस पैट की कट ऑफ की रेंज में आ जाएंगे वो एलिजिबल होंगे। अब सबसे बड़ा बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जब फॉर्म निकले था उसके साथ पैट का भी सीन निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज होनी भी चाहिए, ये बात सही भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यार हम लोग पैट का फॉर्म नहीं भरते, यार पैट से क्या ही करना, ठीक है, फिर ये सोचते हैं यार वैकेंसी निकली तो वैकेंसी के लिए मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक और सोल्यूशन है जो मेरे ख्याल से होना चाहिए, एक और मतलब नजरिया है, ठीक, कि जैसे कि हर जैसे कि सीटेट होता है हर 6 महीने में, ठीक है, निकले ना निकले वो अलग चीज है, पर हर 6 महीने बाद सीटेट होता है। तो वैसे ही ये भी होना चाहिए, जो पैट का सीन है हर 6 महीने पर चाहिए। इसके दो प्रॉफिट हैं जो गवर्नमेंट साइड से, डिपार्टमेंट साइड से वो देखा जाए। एक तो मेन चीज है फाइनेंशियल रिव्यू मिलेगा, मतलब रेवेन्यू आएगा अच्छा खासा, ठीक है। दूसरा सीन ये है, अब जो हम अब भी ऐसा होता है ना कि कोई सुझाव दो तो उससे पहले सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए, तो वो पहला मेन चीज है कि रेवेन्यू आएगा। अब जैसे सीटेट है आपके, मैंने ये चीज देखा है, मैं जैसे कि एक दो बार अटेम्प्ट हुआ हूँ, मेरा तो वैसे निकल तो चुका था बहुत साल पहले का, पर कभी कभार मन करता है जस्ट टू बी फॉर रिवीजन के लिए, है ना, नॉलेज अपडेट रहने के लिए। तो उसमें मैंने एक चीज देखा, बहुत से सेकंड जिनका निकल चुका है, जिनके 100 नंबर है वो भी आ रहे हैं, जिनके जिनके 120 है वो भी आ रहे हैं, जिनके 110 हैं, 90 हैं, 95 हैं, 92 हैं, वो सब आ रहे हैं, क्योंकि 90 मिनिमम है जनरल के लिए, और 82 है ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो वो चीज है मिनिमम क्राइटेरिया, जो भी इसके आसपास रहते हैं मिनिमम, वो डालते रहते हैं, और जिनके होते भी अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मिला था तो वो 110 की कैंडिडेट थी, ठीक है, तो वो उसने भी डाला हुआ था। फिर ये हो सकता है, तो मतलब ये सीन है। तो इसके साथ ये होगा कि अगर ऐसा होगा तो मेन चीज जो वैकेंसी आ रही है तो उसमें हम लोग को रेगुलर मौका मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट साइड से देख लें तो आपका एक पर्टिकुलर हर मास 6 मंथ के बाद एक रेवेन्यू का भी एक मेन चीज है प्लस हो जाएगा। तो उसमें बच्चे का और गवर्नमेंट का दोनों का ही फायदा है। अब ऐसा सीन होना चाहिए, हो नहीं रहा है तो वो अलग चीज है, अब हो सकता है आगे चल के हो जाए।
है ना। अब मेन चीज, अब इसके बाद जब आपके पैटर्न में सेलेक्ट हो जाओगे 15 गुना कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जाएंगे मेंस के लिए, और मेंस के लिए जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसके लिए लगेगी 200 रुपये फीस। ध्यान है, पहले जैसे कि अपने स्कूल टाइम में क्या होता था कि पेपर के लिए 200, पेपर के लिए 500 रुपये एडमिट कार्ड तब मिलेगा जब फीस आप एग्जाम की फीस जमा करो, एग्जाम फीस लगती थी, कहीं पे 2000, कहीं पे 500, अलग अलग है। तो वही चीज आप मान के चलो, 200 रुपये फीस तब लगेगी। फिर आपका मेंस का एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर आप मेंस का पेपर दोगे, फिर जो आपका जो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, या जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा, वो आपकी जो मेंस में जो नंबर आएंगे उसके आधार पर बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे पेट का जो कनेक्शन है कट गया, ठीक है, फिर उसके आधार पे बुलाया जाएगा। अब वो उसमें जो नंबर आएंगे आपके, तब वो चीज काम किया जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग। अब इसमें सीन ये होगा कि यहाँ पे जो डीवी है, डीवी में आपको शायद रिजेक्ट कर भी दिया जाए, और ये भी हो सकता है नहीं भी रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, वो इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि सुनने में आया, क्योंकि इससे पहले जो यूपी वैकेंसी निकली दो, एक जो संविदा कर्मी वाली जो एनएच यूपी एनएचएम के थ्रू हुई थी, तो उसमें सीन ये था बी/डी दोनों एलिजिबल थे। ठीक है, तो उसमें आप ये कहोगे कि भाई एनएचएम में तो एलिजिबल होते हैं, अब ये स्टेट की वैकेंसी तो स्टेट में एलिजिबल होंगे नहीं। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, ये पहली बात है, ये यूपी एनएचएम की है, तो जो रूल्स रेगुलेशन चाहे तो मैंडेट कर सकते हैं। और उसमें फॉरम में डी ही लिख के आया था, और फॉरम में डी के लिए ही ऑप्शन था, बी के लिए ऑप्शन नहीं था। फिर मेल किया, मेल करके उन्होंने ये कहा कि हम टेक्निकल एरर कार्ड नहीं कर पा रहे, आप डी लिख दो, आपके पास जिसकी भी डॉक्यूमेंट होंगे बी के होंगे, बी को कंसीडर कर लिया। मेन चीज है, उन्होंने कहा हमें फार्मेसी से मतलब है। और दूसरा एग्जाम्पल, जो फिर जो अभी नहीं, आज से बहुत साल पहले एक अलग रिक्रूटमेंट हुआ था फार्मेसी का, तो बहुत 2002 की वैकेंसी थी अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, तो उसमें जो सुनने में आया कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बी किए हुए थे, उस वक्त भी डी एलिजिबल था। ठीक है, उस वक्त तो चलो डी मानते हैं, उस वक्त थोड़ा एजुकेशन का डाउनफॉल डाउन थी, तो इस वजह से कह सकते हैं। तो बी तब वो जिनने बी कर रखी, बी वाले भी ले लिए थे, जिनने डी कर रखी, डी वाले तो थे। ये एसेंशियल है कि डी हो, और बी के लिए कुछ कहा नहीं था, लेकिन मगर थे तो वो भी एलिजिबल थे। अब इस केस को अगर कंसीडर किया जाए तो आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। अब ये कहोगे कि यार पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो अब भाई, अब वो चीज अपना है कि आप करना चाहो, दैट इज टू बी कम्प्लीटली ऑन रिस्क। ज्यादा मैं तो केवल ये मानता हूँ कि अगर मौका मिले, अगर आपकी इच्छा है तो भर दो। ठीक है, बाकी अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो फॉर्म भरने जाकर सिनेरियो तो यही है कि केवल डी वाले एलिजिबल है। ठीक, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, और रजिस्ट्रेशन इन यूपी, तो ये दो कंडीशन है। अब बात करते हैं स्थाई और अस्थाई के बारे में। इसके बारे में पता इसलिए होना जरूरी है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इस बात को लेकर घबरा गए कि आप फॉर्म तो भर दिया, चला ऐसा तो नहीं है टेम्परेरी वाली हो, संविदा बेसिस पे हो। देखो, अगर संविदा होती तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता, ठीक है ना, रेनोवेशन लिखा होता। ठीक, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, पे ग्रेड लिखा हुआ है, और मेंशन रेनोवेशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ। अब स्थाई और अनिस्थाई के दो तीन सिनेरियो होते हैं, वो आप समझ लें, और उन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। अस्थाई भी हो सकती है आपकी जॉब, और स्थाई भी हो सकती है। स्थाई और अनिस्थाई एक सिचुएशन होती है प्लेस के बेसिस पे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवा निदेशक संस्थान। अब ये कहते हैं, अब सरकारी तरफ से आता है कि भैया यहाँ पे हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, और हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं है, जब रिक्रूटमेंट होंगी तब आएंगे, हमें फार्मासिस्ट की जरूरत है। तो ये विभाग कहता है ठीक है, हम अपने यहाँ से कुछ फार्मासिस्ट भेज देते हैं, है ना। तो ये आपको मेडिकल कॉलेज में तब तक भेज देते हैं जब तक कोई नए रिक्रूटमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, ओनली फॉर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो तब तक आप यहाँ रहते हो। ऐसा भी हो जाता है कि बहुत से लोग पूरी पूरी अपनी जॉब कर लेते हैं उसमें, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब तक वो रिक्रूटमेंट आए, अब यहाँ पे मेन चीज वैकेंसी भी जरूरत है। अब मेन चीज वहाँ पे 500 बेड का हॉस्पिटल है, तो 50 बेड पे 3 फार्मासिस्ट चाहिए। अब वहाँ पे हैं पहले ही 5 फार्मासिस्ट, तो उन्हें उनने अपने 10-15 पे रिक्रूटमेंट कर लिया, तो वो बाकी आ गए, तो ठीक है, अब उनका चल रहा है। तो वो नहीं कह रहे, जब तक जो हेड होता है वो अगर नहीं कह रहा, तो तब तक वो हट भी नहीं सकता, और उनको वहीं पे रेगुलर एक ही जगह जॉब करनी पड़ेगी। तो ये स्थायी भी हो जाता है और अस्थायी भी हो जाता है। अब ऐसे कि ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग केस में ये अस्थायी वाली सिचुएशन है। ठीक है, एक सिचुएशन जो प्लेस के अकॉर्डिंग है, और स्थाई भी ये भी है, क्योंकि मेन चीज है। अब यहाँ पे स्थाई की एक सुन लो, स्थाई की ये है कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया, ठीक है, कि एक मेडिकल कॉलेज में फॉर एग्जांपल मानते हैं एसजीपीजीआई में आपका हो गया, ठीक है, कि अब आपको यहीं करना, यही जॉब है, ये आपकी स्थाई पोस्ट है, ठीक है। अब एक अस्थाई वाली सिचुएशन एक ये भी है कि फॉर एग्जांपल आपका सीएससी पीएससी वाली, जो हम लोगों की डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्रामीण लेवल पे जो सीएससी पीएससी होती है, वहां पे जॉब लगती है। अब आपका फॉर एग्जांपल मेन चीज है, आज ए सीएससी पे आपकी लगी हुई है, ठीक है, 1.5 साल बाद आपकी दूसरी सीएससी पे लग गई, ठीक है, या कभी कभी ऐसा है कि आदेश आता है कि नहीं मंडल बदलना है, ठीक है, तो आपके फॉर एग्जांपल मेन चीज है, एक मंडल को बदल के, सॉरी, हाँ मंडल ही बदलना होता है, ठीक है, इस मंडल को बदल के दूसरे मंडल में हो गई, ठीक है। तो ये सीने मतलब ये चीज होती है, ये वो होती है अस्थायी। पोस्ट परमानेंट ही है, पर ये हो सकता है आपकी प्लेस चेंज हो जाए। तो देखो यार, ट्रांसफर तो लगभग मेन चीजें कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी पोस्ट में होता है, तो इससे कोई ऐसा नहीं है। और रही बात स्थायी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मेडिकल कॉलेज में कहीं पे हो जाता है, तो मोस्टली वो स्थायी ही हो जाती है। तो और रही बात, यही एक ये दो तीन सिनेरियो रहते हैं जो स्थायी और अस्थायी को लेकर रहते हैं। दूसरा मेन चीज ये होता है कि कुछ पोस्ट होती हैं जो उन्हें पता होता है कि पक्का खाली है, और कुछ पोस्ट होती हैं जो उन्हें पता है कि खाली हैं भी और नहीं भी। वो इस द बेसिस पे कि वहां पे अभी कंफर्म पूरी अपडेट नहीं आई है, कि डाटा निकल के नहीं आया है कि यहाँ पे 100 पोस्ट खाली है। अब जैसे कि इन्होंने कह दिया है फॉर एग्जाम्पल कि 90 पोस्ट खाली है ना, अब उन्हें ये पता है कि नहीं 110 है, पर अभी डेटा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अस्थायी में बोल दिया कि हाँ 100 पोस्ट खाली हैं, ठीक है, बट अस्थायी। ठीक,
तो उस केसेस में क्या होगा कि अगर 100 कैंडिडेट आएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा? नहीं भाई, किसी को नहीं निकाला जाएगा। पहली बात क्लियर कट कर दूं, ये पोस्ट परमानेंट है, स्थायी और अस्थायी केवल प्लेस। और दूसरी बात, एक सिनेरियो और रहता है अस्थायी और अस्थायी का, वो टेम्परेरी और परमानेंट बता दूं, कि 1 से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो अस्थायी के रूप में होती है, ठीक है। और फिर 1 से 2 साल बाद आप स्थायी हो जाते हैं। एक सीन ये भी होता है। तो जो कंडीशन होती है और जो यहाँ पे मतलब है स्थायी और अस्थायी का, मैंने आपको क्लियर कर दिया। भूल के भी ये मत सोचना ये टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऐसा कुछ भी नहीं, परमानेंट पोस्ट है। बस इतना मान के अपनी एग्जाम को प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सिलेबस को थोड़ा इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन करूंगा और डिस्कस करेंगे, और कुछ सोर्सेस डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे, और एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि क्रैक करके आप इसके स्कोर तक बड़े आराम से उस पोस्ट को ले सकते हो। और आपके मेंटली क्या टारगेट होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करने का, कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कि किसी से भी बिलोंग करता हूँ, कि मेरा कितना रेंज होना चाहिए कि मैं इतने नंबर ले आऊँ, है ना, कि मेरा पक्का ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेरा पक्का क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। पक्का तो देखो, पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, एक रेंज ऑफ डेटा होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो पूरा चलता है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन का सिनेरियो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड। दूसरा, number of the candidate who applied and then how much they are eligible and the knowledge of that person। ठीक है, तो इन दो सिनेरियो पे डिपेंड करता है, और एक जो मोस्ट रिलेटेबल सिनेरियो है वो है आपका पेपर। और चौथा अगर देख लिया जाए, वो एक्सेप्शन बेसिस पे है, पर वो चौथा मैं कहूंगा इट्स टू बी एनवायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का सिनेरियो इट्स डिपेंड अपॉन कि आपकी में इन्विजिलेटर कैसा पड़ जाए, आपकी जो जहाँ पे पेपर पड़े वहाँ कैसा पड़ जाए, या फिर आप आए हो वो चीज़, या फिर आपकी लेट टाइम पे एंट्री हुई, या फिर किसी भी सिनेरियो जो इन्वायरमेंट से अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके पेपर को। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन सब चीजों के आधार पे जो आपका एक जो रेंज होना चाहिए कि हमें इतने नंबर लेके आने हैं, तो मेरा पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया 100 में से 90 लेके ले आने हैं, ये कोई बात नहीं होती कहने वाली। ये कोई आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है, ठीक है, जिसमें कि 92 नंबर कट ऑफ चली जाए, 96 नंबर कट ऑफ चली जाए, 88, 90, है ना, 93, 92.5। ठीक है, तो जो कि आप रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मिलते हैं इस वीडियो में किसी अपडेट और उसके साथ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना, और हाँ, अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा लाइव हर चीज एकदम 1 to 1 स्टेप के अकॉर्डिंग बता दूंगा। लास्ट डेट ध्यान रखना 29 तारीख है, तो समय से फॉर्म भर देना। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, आपको हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि साइट पे अभी जब तक चल रहा है कुछ दिनों तक दिखेगा, और फिर आपको दिक्कत हो जाती है जब कोई नोटिफिकेशन में कोई चीज आपको क्लैरिफाई होती है, या फिर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है अपनी प्रूफ के साथ, तो नोटिफिकेशन दैट इज टू बी बेस्ट, और वो आपको साइट पे फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल को पिन कर दिया है, आप जाओ उसमें एनरोल हो जाओ, और लाइफ टाइम मेंबरशिप लो, और दैट्स टू बी ओके, कोई दिक्कत नहीं, और मेंबरशिप पूरी कंप्लीट फ्री है, जस्ट टू बी एनरोल दैट्स इट। ठीक है, और लाइफ टाइम अपना पूरा फायदा उठाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।